सबसे पहले तो मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और कि आपने मुझे मौका दिया, लेकिन इसके साथ आपको बहुत बधाई, बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि महिला मुद्दों पर लगातार चर्चा होने के बाद भी अभी समाज में वह जागृति नहीं आ पाई जिसे लैंगिक संवेदनशीलता या जेंडर सेंसिटाइजेशन कहते हैं। चाहे पुरुष हो या महिला, एक मनुष्य के रूप में उसका सम्मान होना चाहिए लगातार। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, बार बार ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी मैम ने बताया कि मुझे जो विषय दिया मैम ने, जोशी मैम ने, और उन्होंने कहा कि विशेष रूप से जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कि मैं कुछ नारीवाद पे आपसे अपनी बात रखूं। वाद प्रत्यय, नारी के संग जो वाद प्रत्यय लगा हुआ है, ये जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है वहाँ पर सैद्धांतिकी आ जाती है, यानी कि थ्योरी। जैसे कि राष्ट्रवाद, देववाद, उसका जो प्रैक्टिकल और व्यावहारिक पहलू होता है वो अलग होता है। और इसी के संग एक और दूसरा पद हमारे साथ है नारी विमर्श, या जिसे स्त्री विमर्श के रूप में हम ज़्यादा जानते हैं। तो उसका अर्थ होता है स्त्री से संबंधित विचार या विवेचन। अब ये विचार शब्द आ जाने से एक और पद बहुतायत से सुनाई देता है, और वो है नारीवादी दर्शन। वास्तव में नारीवादियों ने दर्शन जैसे एक पुरुष प्रधान और स्वयं के लिए जो अछूता क्षेत्र है उनके लिए, उसमें कई कोणों से हस्तक्षेप किया है। ज्ञान मीमांसा के इस क्षेत्र में, यानी कि दर्शन में, जहाँ व्यक्तियों के एक समूह को जन्मना श्रेष्ठ माना गया और योग्य माना गया, यानी कि पुरुष, और दूसरे समूह को जन्मना सामान्य और निम्न माना गया, यानी कि नारी, वहीं से लैंगिक समानता की बात शुरू होती है। और यही लैंगिक समानता नारीवाद का प्रमुख आधार है। इस तरीके से ये जो तीनों ही पद मैंने आपके सामने रखे, नारीवाद, स्त्री विमर्श या नारी विमर्श और नारीवादी दर्शन, ये एक वृत्त या सर्कल की तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन बात नारीवाद से ही शुरू करेंगे, क्योंकि नारीवाद के अंदर ही ये सारे समाहित हो जाते हैं। और इनकी चर्चा मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि जैसे मैं अभी मैम ने बताया कि विमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट जो हमारी यूनिवर्सिटी में है उसमें मैं फैकल्टी हूँ, तो मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ कि वो बहुत भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि नारीवाद क्या है, नारी दर्शन क्या है, हम कहाँ से शुरू करें, क्या लिखें, किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रखी। अब जब हम नारीवाद की बात करें तो ये एक बहुत ही जटिल परिघटना है, जिसकी कि अगर हम एक परिभाषा में हम चाहें या उसको एक व्याख्या में हम उसको रेखांकित करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यदि एक कोई परिभाषा देनी ही हो तो कह सकते हैं कि नारीवाद सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन, जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, जितने भी राजनीतिक आंदोलन हुए और जो विचारधाराएं हैं, उनकी एक श्रेणी है जिसका उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और जैविक या लैंगिक कह सकते हैं, उस समानता को परिभाषित करना, स्थापित करना और प्राप्त करना है। तीन बातें। पहले उसको जो समानता है उसको परिभाषित करें, हम समाज को बताएं कि वो क्या है, फिर उसको स्थापित करें, लोगों की सोच वैसी विकसित करें, और फिर जो हमारा प्राप्य है, जो हमें मिलना चाहिए, उसको हम प्राप्त कर सकें। दूसरे और अगर हम आसान शब्दों में नारीवाद की बात करें तो ये वो तमाम अन्याय जो समय समय पर परिस्थितियों या समाज की सोच के कारण नारियों के प्रति होते रहे, उसकी भिन्न जैविकी के कारण, उसकी लैंगिक जो विभिन्नता है उसके कारण, उसके खिलाफ, इन अन्यायों के खिलाफ जो संघर्ष के लिए एक मत हैं जितने भी, वो सारे नारीवादी हैं। तरह तरह की जो पारंपरिक कट्टरताएं रहीं, स्त्री विरोधी रूढ़ियाँ रहीं, अत्याचार रहे, जो एक हेगल ने बना दिया था इनर स्पेस और इनर स्फेयर और आउटर स्फेयर, नारियां घर के अंदर ही रहेंगी, पुरुष बाहर, तमाम इस तरीके की जो परिस्थितियां रहीं समाज में, जो प्रचलन में रहा, उसके विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए नारीवादियों ने एक प्रबल आंदोलन खड़ा किया है। और यह तो बता पाना बहुत कठिन है सही कि कब, किस समय, किसके द्वारा और कहाँ ये नारीवाद के पक्ष में आंदोलन हुए होंगे और वहाँ से नारीवाद का जन्म हुआ होगा।
जो साक्ष्य मिलते हैं उसके हिसाब से 1850 से पहले तो ब्रिटेन में कोई भी इस प्रकार का एक संगठित नारीवादी आंदोलन नहीं मिलता था। लेकिन उसी समय कैरोलिन नॉर्टन का एक विवादास्पद मुकदमा हमारे सामने आया और जिसमें वैवाहिक और इसी के साथ समाज में स्त्री पुरुष समानता की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ विद्यार्थियों को कि मैं अभी वैश्विक नारीवाद की बात कर रही हूँ। भारतीय नारीवाद जो है वो इसके बाद उसकी चर्चा मैं इसके बाद करूँगी। तो वैश्विक नारीवाद में जो बताया भी मैम ने कि अभी नारीवाद का जो इतिहास है उसको हम 3 लहरों में उस पूरे कालखंड को उसकी हम चर्चा करते हैं। पहला कालखंड शुरू होता है 1850 से, जहाँ से हमने कहा 1850 से लेके 1920 तक नारीवाद की प्रथम लहर या फर्स्ट वेव मानी जाती है। आर्थिक समानता, जो माताएं थी उनको राज्य द्वारा सुविधा देना, समान वेतन, समान शिक्षा, रोजगार तक स्त्रियों की पहुंच हो, संपत्ति पे स्त्रियों का वैधानिक अधिकार हो, विवाह और तलाक के मुद्दों में उनकी सहमति हो, उन्हें अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार के कुछ मुद्दे इस पहली लहर में रखे गए। पर ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 1850 से ज़रूर हम पहली लहर मानते हैं, लेकिन इसके पहले जो स्त्री के पक्ष में बातें कही गई उसको भी इसी में समाहित करना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और उस क्रांति में स्त्रियों ने जिस प्रकार से एकजुट होकर अपने अधिकारों की मांग की, उसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव हमें समाज पे देखने को मिलता है। और अगर हम उसको साक्ष्य के रूप में देखना चाहें तो मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट, बिना उनके नाम के तो हम नारीवाद की चर्चा कर ही नहीं सकते। उनकी पुस्तक है द इंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, उसमें हम देख सकते हैं कि बड़े स्पष्ट रूप में फ्रांसीसी क्रांति के का जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है वो वहाँ देखने को मिलता है। और इसीलिए नारीवाद को एक पहली सैद्धांतिक और मूलभूत जो स्थापना है वो इस पुस्तक के द्वारा प्राप्त हुई। उनका साथ दिया जॉन स्टुअर्ट मिल ने और हैरियट टेलर मिल ने। इन्होंने भी अपने लेखन से नारीवाद को आधार प्रदान किया। अब नारीवाद के जो प्रथम लहर है उसका उभार क्यों हुआ, क्यों वो सामने आई, तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण एक मुख्य मुद्दा था, एक बड़ी परिघटना थी और उसका जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन उस दौरान में जो उसके कारण हुए और फिर उन परिवर्तनों का जो लाभ है वो बड़ी जनसंख्या तक पहुँचे, यानी उसका विस्तार हो। ऐसा ना हो कि समाज का सिर्फ एक भाग ही उससे लाभान्वित हो, तो सभी तक उसका लाभ पहुँचे। और फिर जैसे जैसे स्त्रियों को इन चीज़ों के बारे में पता चला, उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में बात करनी शुरू की। तभी 40 के दशक में यदि आप देखें तो नारीवादी विचारों का जो प्रसार हमें मध्यवर्गीय स्त्रियों में देखने को मिलता है और 40 से शुरू होकर फिर कहीं 50 तक आकर एक संगठित आंदोलन या फिर एक सुव्यवस्थित आंदोलन वहाँ पे शुरू हो सका। शुरुआत का जो नारीवाद रहा एकदम शुरू का, वो महिलाओं की शिक्षा तक रहा ज़्यादा और रोजगार के उन्हें अधिकार मिल सके और जो शादीशुदा स्त्रियां हैं उनको वैधानिक अधिकार मिल सके। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें समाज में उथल पुथल मचा दी, वो थी मताधिकार या फिर वोट डालने का प्रश्न। और इसकी शुरुआत हुई जॉन स्टुअर्ट मिल की, जब उन्होंने 1800 एक्ट था उसमें महिलाओं को शामिल किया। फिर धीमे धीमे ये मुद्दा बहुत व्यापक हो गया और सभी नारीवादी इससे जुड़ गए और यद्यपि रणनीति के स्तर पर उन पे भिन्नता थी, लेकिन उनको वोट डालने का अधिकार मिले इस बात को लेके वे एक मत थे। तब 1918 में एक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इस प्रकार से आया और उसमें महिलाओं को आंशिक मताधार की सुविधा प्राप्त हुई कि वो आंशिक रूप से अपने वोट डाल सकती हैं।
फिर इन जितनी सोसाइटीज़ थी, जितनी कमिटी थी, जितने अलग अलग ग्रुप्स थे जो मत के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, ये हुआ कि उनको सम्मिलित कर लेना चाहिए, उनका एक ग्रुप बना लेना चाहिए। तो इन सारी सोसाइटियों की एक राष्ट्रीय यूनियन का पुनर्गठन हुआ और उसके बाद फिर ये जो हमारी नारीवाद की पहली लहर है, इसका एक व्यापक प्रभाव समाज पर दिखने लगा। मैंने उनके स्वर लोगों ने सुनने ही नहीं, महसूस करने शुरू किए। यहाँ नारीवाद की प्रथम लहर के बारे में बताते हुए एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र मैं आपसे करना चाहूँगी कि प्रथम लहर में समानता के प्रश्न ये ब्रिटेन और अमेरिका में एक साथ चल रहा था। तो जो समानता का प्रश्न चल रहा था उसमें उसी दौरान ब्रिटेन में एक इंजीली नारीवाद, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी विकसित हुआ। और इसमें जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, उन्होंने जो समाज का महिलाएं तो यूं ही उपेक्षित है और उसमें भी जो उपेक्षित हैं, जो दलित वर्ग की महिलाएं थी, जो मजदूर स्त्रियां थी, जो अन्य दरिद्र औरतें थी, उन सबको उन्होंने एक झंडे, एक परचम के तले इकट्ठा होने की बात की और जिससे एक सामाजिक नारीवाद जैसी एक विचारधारा सामने आई और जिसका जो उद्देश्य था वो था कि सामाजिक और वैधानिक, माने कानून भी और समाज भी दोनों सम्मिलित होकर स्त्रियों को उनका अधिकार दिलाए। फिर इसी समय आप देखिए तो बहुत अलग अलग लोगों ने बहुत सारा काम किया। मैंने सिर्फ जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो एक सूत्र रूप में मैं आपके सामने रख रही हूँ। फिर संक्रामक रोग अधिनियम, क्योंकि होता ये था कि महिलाओं के हिस्से में सेवा का कार्य था, तो वो दूसरों की सेवा करते हुए प्रायः संक्रमित हो जाती थी और जब वो संक्रमित हो जाती थी तो उन्हें गांव निकाला या समाज निकाला जैसा दंड दे दिया जाता था और फिर वो बहुत कष्ट में और गुमनामी में अपना एक तरीके से मृत्यु का वो आह्वान करती थी। तो जोसेफिन बटलर ने कहा कि नहीं, जैसे बाकियों की सेवा होती है, उन्हें चिकित्सा मिलती है, महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। तो संक्रामक रोग अधिनियम के खिलाफ जोसेफिन बटलर ने एक अभियान चलाया। यह जो नारीवाद की किस्म है, इंजीली नारीवाद, जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ, यद्यपि ये संख्या में कम है और इसका प्रचार भी कम हुआ, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो नारी के उत्थान का कार्य, या जिसको कह सकते हैं नारीवाद का तत्व, इसमें सबसे ज़्यादा था, क्योंकि इन्होंने विवाह और परिवार के जो उस समय के रूप थे उसको प्रश्नांकित किया। बच्चों का लालन पालन महिला ही क्यों करे, उसको प्रश्नांकित किया। घरेलू कामकाज, जिसको कि अवैतनिक श्रम कहा जाता है, मतलब उसको तो गिना ही नहीं जाता है कि वो कोई श्रम भी है, तो उसका एक सामूहिकीकरण इस इंजीली नारीवाद के द्वारा किया गया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो कुछ महिलाओं ने तो इसका समर्थन किया, कुछ इसके विरोध में थी, कुछ तटस्थ रहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब पुरुष लड़ाई पे चले गए तो अब श्रम कौन करे, कार्य कौन करे, तो गैर मौजूदगी में जो महिलाएं थी वो स्त्री श्रमिक हमको यहीं से देखने को मिलते हैं। और फिर स्त्री श्रम को अभी भी आप देखिए, अगर पुरुष जो श्रमिक है वो 100 रुपये पा रहा होगा तो स्त्री श्रमिक को 75 और बच्चों को 50, इस प्रकार का एक मान लिया गया था कि ये इतना ही काम करते हैं, इनको इसी प्रकार का वेतन दिया जाना चाहिए। और इसमें काफ़ी महिलाओं ने इसके विरोध में कार्य किया और यहाँ से वो एक श्रम शक्ति हैं, वो उनके भी श्रम को पहचाना चाहे, इस प्रकार का एक हमको भाव नारीवादियों के कार्यों के द्वारा देखने को मिलता है। फिर 1960 में हम आते हैं, तब यहाँ से नारीवाद की जो दूसरी लहर है वो उभरती है, जो कि कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई थी और जुझारूपन था, उसका परिणाम थी ये जो दूसरी लहर है। आप अभी दोनों का अंतर स्पष्ट आपको दिखेगा कि जहाँ प्रथम लहर में शिक्षा और कानूनी अधिकार और वोट डालने का अधिकार, यह चीज़ें, रोजगार, यह चीज़ें ज़रूरी थी, तो दूसरी लहर में स्त्रियां उन मुद्दों पे बात कर रही थी जैसे राजनीति, जैसे दर्शन, जो कि उनके लिए पूरी तरह से मान लिए गए थे कि वो नहीं हैं।
और इसकी शुरुआत बड़ा प्रसिद्ध नाम है बेटी फ्रीडन का, जो कि उनकी पुस्तक है द फेमिनिस्ट, पढ़ना चाहिए अगर संभव हो सके तो। 1963 में ये पुस्तक आई और उन्होंने, बेटी फ्रीडन ने ये घोषणा कर दी कि नारीवाद का तो अंत हो चुका है। और इस घोषणा को करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था वो वास्तव में वो लोगों को अचंभित करना चाहती थी या चौंकाना चाहती थी कि जो अभी तक हमारी मुक्ति, मतलब जिन चीज़ों से हम अभी तक मुक्ति चाहते थे, जो हमारे पुराने दावे थे वे, और अब जो जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं उनके बीच में क्या फ़र्क है। तो पुराना नारीवाद समाप्त हो चुका है और जो अब नया नारीवाद है उसको अब ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने बड़े चौंकाने वाले ढंग से इस बात की घोषणा की। तो पहली लहर अगर हम देखें नारीवाद की, अगर वो औद्योगिकीकरण से उत्पन्न हुई थी, तो दूसरी लहर जो है वो उस दौरान में जो सामाजिक आंदोलन हो रहे थे, नव सामाजिक आंदोलन, उससे जो आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आ रहा था समाज में, उसके कारण उत्पन्न हुई थी। अब यहाँ पे हमको जो नारीवाद के बहुत सारे प्रकार हैं, अगर बाद में समय रहेगा तो मैं बताऊंगी थोड़ा संक्षेप में, लेकिन यहाँ पे जो बहुत एक प्रमुख प्रकार है रेडिकल सुधारवादी दृष्टिकोण नारीवाद का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसलिए नारीवादियों ने हर प्रकार की स्त्रियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, चाहे वो लेस्बियन हो, अश्वेत हो, मजदूर वर्ग की स्त्रियाँ हो, सब नारीवाद के में समाहित हो गई, सबकी समस्याएं सुनी जाने लगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ जिस पर आज भी विशेष रूप से साहित्य में, मैं हिंदी साहित्य से हूँ तो साहित्य में इस पे बहुत बहस चलती रहती है कि स्त्री की देह किसकी है, उस पर किसका अधिकार है, स्वयं स्त्री का, या जैसे कि हमारे पहले लोगों ने कहा कि नहीं, जब स्त्री पिता के पास है तो पिता, जब शादी हो गई तो पति, और जब अगर पति नहीं है तो पुत्र, तो स्त्री के ऊपर सबका हमेशा अधिकार ही है। तो ये जो बात है, ये इसको कहाँ तक माना जाना चाहिए, स्त्रियाँ इस बात को कहाँ तक स्वीकारें। तो स्त्री की देह है और उसकी मुक्ति और उसका प्रयोजन क्या है, माने क्यों हम चाहते हैं कि हमारे देह पर हमारा ही अधिकार हो, यह बात नारीवादियों ने इस दौर में बड़ी प्रमुखता से उठाई। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हम पुरुष के साथ समानता का जो आग्रह है, मतलब हम कहते हैं ना कि हमें स्त्री और पुरुष को समान माना जाना चाहिए, लेकिन बेटी फ्रीडन कहती थी कि नहीं, क्यों समान माना जाना चाहिए, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं पुरुष जैसी नहीं हूँ, मैं पुरुष जैसी होना भी नहीं चाहती, मैं एक स्त्री हूँ, मुझे स्त्री के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। मेरा जो अपनी अस्मिता है, अपना जो स्त्री होने का जो अस्तित्व है, उस रूप में समाज मुझे स्वीकारे, मैं जैसी हूँ उस रूप में, और उसी रूप में वह मुझे सम्मान दे। ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे लगता है ये आज के समय के लिए भी बहुत बड़ी बात है। हम अनायास बोलते हैं कि नहीं, हम पुरुष के बराबर होना चाहते हैं, पुरुष जैसे होना चाहते हैं, हम सम्मान बराबर पाना चाहते हैं, लेकिन हम पुरुष जैसे कतई नहीं होना चाहते। यह बात हमें दूसरी लहर में देखने को मिलती है। फिर दूसरी लहर की ये जो नारीवादी सैद्धांत की है, ये मूलतः अमेरिका, ब्रिटेन और इसके साथ साथ ये फ्रांस में भी विकसित हुई, और यहीं से एक बाद में फ्रेंच फेमिनिज्म का एक नया स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसको कि नारीवाद के प्रकार में देखा जाता है। आमतौर पर इसको विस्तार में पढ़े बगैर हम नारीवाद को नहीं समझ सकते। लेकिन एक और नाम जो मुझे लगता है कि कोई भी स्त्री, कोई भी जो अकादमिक जगत से जुड़ी हुई महिला है, वो उस नाम से भली भांति परिचित है, और वो नाम है सिमोन द बोवार। 1949 में जब उनकी पुस्तक स्त्री उपेक्षिता, उसको हिंदी में स्त्री उपेक्षिता प्रभा केतान ने अनुवाद किया और शीर्षक दिया, पुस्तक का मूल नाम था द सेकेंड सेक्स। तो उसने एकदम क्रांति मचा दी समाज में, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती है, स्त्री बनाई जाती है।
अब स्त्री किस प्रकार से बनाई जाती है, मैं एक साहित्य से उदाहरण से आपको बताऊंगी। हम सब ने जो साहित्य की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें देखी कक्षा 1 और 2 में, तो उसमें एक वाक्य संरचना जहाँ पर है वहाँ पे इस प्रकार से सिखाया जाता है कि राम पाठशाला जा, राधा खाना बना। हिंदी की एक बड़ी प्रसिद्ध कवित्री हैं अनामिका, तो उन्होंने इन्हीं 2 वाक्यों से पूरी एक कविता बनाई है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ और उसका आप मर्म देखिए। राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा जाकर बिस्तर बिछा, आहा नया घर है, राम देख ये तेरा कमरा है और मेरा, ओ पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। आप ये देखिए कि ये छोटे बच्चे हैं, ये 5-6 साल के बच्चे हैं और यहीं से वो राम और राधा का फर्क सीख रहे हैं। यहीं से स्त्री बनने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। इसीलिए जब सिमोन द बोवार कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री हमारे संस्कारों के द्वारा, सामाजिक नियमों के द्वारा बनाई जाती है, तो ये हमें ये बात यहाँ पे सत्य दिखाई देती है। फिर हम वापस साहित्य से नारीवाद में आ जाते हैं। बेटी फ्रीडन ने जब स्त्री के आधुनिकीकरण के बारे में अपनी बात कही, तो उन्होंने कहा कि स्त्रियों ने जहाँ पर अपने नैसर्गिक गुणों का त्याग करके पुरुष बनने का प्रयास किया या पुरुष की नकल करने का प्रयास किया, वहीं पे वो पुरुष का उन्होंने दासत्व स्वीकार कर लिया, पुरुष वर्चस्व स्वीकार कर लिया और मातृत्व जो है वो उनके लिए एक वरदान ना होकर एक सजा हो गई, हम महसूस कर सकते हैं। तो इस फ्रीडन के इन विचारों ने विशेष रूप से जो मध्यवर्गीय गृहिणियां थी उनको बहुत अधिक प्रभावित किया। फ्रीडन ने जब देखा कि उनकी पुस्तक का बहुत अधिक प्रभाव समाज के ऊपर है, तो 1966 में फिर उन्होंने एक राष्ट्रीय महिला संघ की स्थापना की और जिसका कार्य था कि रोजगार की दृष्टि से महिलाओं को पूर्ण सहभागिता का अवसर प्राप्त हो। फिर 60 और 70 के दशक तक आते आते स्त्रियां न सिर्फ अपने शोषण को व्यक्तिगत रूप से महसूस करने लगी थी, बल्कि उसके जो राजनीतिक निहितार्थ थे उससे भी वो परिचित हो रही थी। और इसी समय जो एक हमने नारा सुना कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये दौर अमेरिका में रेडिकल नारीवाद था। रेडिकल माने सुधारवादी नारीवाद का था, तो जिन्होंने हर उस चीज का विरोध किया जहाँ पे लगता था कि महिलाओं को उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है जैसा लिया जाना चाहिए, तो फिर उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध किया। लेकिन ब्रिटेन में इस द्वितीय लहर का उभार भिन्न अर्थ में हुआ। 1960 का दशक वहाँ पे कई महिला संगठन वहाँ पे बने और मार्क्सवादी और समाजवादी समूहों से उन्हें सहमति प्राप्त हुई। इसी समय हमें स्त्री के लिए एक नई भाषा निर्मित की जानी चाहिए। उसकी भी हमें लुइस इरिगरे का नाम सामने आता है, जो कहती है कि नहीं, जिस भाषा में पुरुष से बात किया जाता है वो स्त्री के लिए वो भाषा उचित नहीं है। उसके जैविकी को देखते हुए, उसके संस्कारों को देखते हुए बात करने का जो तरीका है वो उसमें बदलाव आना चाहिए। वास्तव में जो द्वितीय लहर का नारीवाद है उसने स्त्री को एक शोषित सामाजिक समूह और गुलाम के रूप में देखा, और दोनों ही रूपों में जो स्त्री की अधीनस्थता थी, जो उसका नीचापन था, उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया। कुछ अन्य बहुत चर्चित नाम है मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जैसे शीला रोबोथोम है, रोसी ब्राइडेटी हैं, लॉरा मलवी हैं। इन लोगों के कारण मतलब हमें आज विशेष रूप से इनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से जो नारीवाद है उसने अकादमिक जगहों में, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे स्त्री अध्ययन के रूप में स्थान प्राप्त किया, और समाज में भी और विशेष रूप से राजनीति में भी स्त्री की जो भिन्नता का स्वर है, स्त्री सरपंच जैसे, वहाँ पर उनको स्थान दिलवाया।
फिर तीसरी लहर की हम अगर बात करें तो 1990 का दौर आप जानते हैं, वो एलपीजी का दौर था, जब उदारीकरण है, निजीकरण है और कई तरीके के समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। उसी समय से नारीवाद की तीसरी लहर भी सामने आती है और इस लहर की विशेषता ये है कि इसमें अश्वेत नारीवादी विद्वता जो है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक बड़ी प्रसिद्ध लेखिका है एलिस वॉकर, उनकी बेटी रेबेका वॉकर और शैनन लिस, ये दो नाम हैं जिसको कि इस तीसरी लहर की शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त है। और इस तीसरी लहर में ज़्यादातर जो नारीवादी हैं वे वो लोग हैं या तो जिनकी माँ या परिवार का कोई सदस्य पहले से नारीवादी विचारधारा का समर्थक रहा, या कह सकते हैं कि जिन्हें बचपन से नारीवादी शिक्षा मिली, इसीलिए उनको ये पता है कि जो उनके पूर्व का नारीवाद है, उसकी जो विरासत है, उसको जानते हुए उसकी सीमा कहाँ तक है। यानी उसका जो सैद्धांतिक रूप तो हमारे सामने बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप में, जैसे उसके अभी डोनियाल मैम कह रही थी और उसके पहले शर्मा मैम ने भी कहा था कि जो उसका प्रैक्टिकल रूप है वो कैसा होना चाहिए, इसको वो समझती हैं। इसीलिए वो मानती है कि जो सेकेंड वेव थी, द्वितीय लहर, वो मध्यवर्गीय और जो सामान्य स्त्रियां थी वहाँ तक सीमित थी, अर्थात निर्देशात्मक थी। मैंने आपको बताती थी कि क्या करना है, लेकिन साधारण स्त्री, दलित स्त्री, उनके मुद्दों को इसमें नज़रअंदाज किया गया। थर्ड वेव की जो महिलाएं हैं उन्होंने उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांतों को भी चुनौती दी और इन्होंने कहा कि जो एक स्त्री बहनापा का एक जो टर्म चल पड़ा है, जो सार्वभौमिक बहनापा, सब स्त्रियां बहनें उस प्रकार से एक दूसरे को ट्रीट करें, उससे अलग हटकर नस्ली, जातीय, जातिगत ये जो मुद्दे होते हैं, ये एक स्त्री की जिंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं। पंचायत बैठती है, तमाम तरह के फैसले होते हैं, तो उन मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये इनका मानना था। और बहुत सारे सबाल्टर्न सिद्धांत हैं, जो अवधारणाएं हैं, उनसे भी इनका जुड़ाव रहा। यहाँ पे मैं एक और महिला का जिक्र करना चाहूँगी, वो भारतीय मूल की हैं, शर्मिला रेगे। उनकी पुस्तक है राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नैरेटिंग दलित वुमेन टेस्टिमोनियल्स। इस पुस्तक के जरिए वो दलित मुद्दों को लेकर प्रथम पैरोकार के रूप में, मैंने दलित नारीवाद की जो पहली सिद्धांतकार हैं उसके रूप में वो हमारे सामने आती हैं। यहीं पे आप देखिए पर्यावरणीय नारीवाद या फिर इस्लाम के भीतर जो नारीवाद को जिस रूप में देखा जा रहा है, वहाँ व्याख्याएं नारीवाद की बदल जाती हैं। वो सारा कुछ भी इस तीसरी लहर में हमारे सामने आता है। तीसरी लहर और उत्तर नारीवाद, ये दोनों ही दूसरी लहर के बाद लगभग एक ही समय में हमारे सामने आए, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। लेस्ली हेवुड और जेनिफर, ये जो दोनों महिलाएं थी, इन्होंने माना कि उत्तर नारीवाद वास्तव में एक पारंपरिक युवा नारीवादियों का समूह है, जो कि स्वयं को अलग दिखाने के लिए, अलग परिभाषित करने के लिए दूसरी लहर की जो नारीवादी हैं उनकी आलोचना करती हैं। लेकिन तीसरी लहर के जो नारीवादी हैं, उन्होंने अपने पहले के जो इतिहास है उसको संजोते हुए उसके कार्यों को और अपने कार्यों को एक श्रृंखला के कड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। यदि हम नाम के रूप में देखें तो सूजन फालुदी यदि तीसरी लहर की नुमाइंदगी करती हैं, तो नाओमी वुल्फ जो है वो उत्तर आधुनिकतावादी जो विचारधारा है उसकी वो नुमाइंदगी करती हैं। नाओमी वुल्फ की एक रचना है फायर विथ फायर, ये उत्तर आधुनिकतावादियों के लिए एक टेक्स्ट बुक के रूप में सामने आई और उसने काफ़ी बातें लोगों के सामने रखी, लेकिन दोनों का ही एक मिला जुला, उत्तर आधुनिकतावादी और तीसरी लहर, मिला जुला स्वरूप हमें समाज में देखने को मिला। भारत की जब हम बात करें, ये मैंने बड़े एक सूत्र रूप में मैंने सिर्फ मुद्दों को छुआ भर है, बहुत विस्तार तो इतने बड़े विषय का नहीं लिया जा सकता, लेकिन भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में नारीवाद उस तरह से नहीं विकसित हुआ था जैसा कि वैश्विक स्तर पर हमने देखा।
ना तो कोई योजना बनाई, ना कोई मैनिफेस्टो तैयार हुआ, ना कोई सचेतन पूर्व पीठिका बनी, और बहुत ही सहज ढंग से बहुत ही सार्थक और क्रांतिकारी आंदोलन समय समय पे होते रहे, और उसी को हम नारीवाद मान सकते हैं। जैसे सती से लेके चिपको आंदोलन तक, और बल्कि अभी जो बात कर रही थी शर्मा मैम, सबरीमाला और हाजी अली, वहाँ तक भी ये आंदोलन लगातार चलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे ये बड़ी सोचने की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कि आज भी शक्ति की उपासना होती है। हम साल में 2 बार नवरात्र मनाते हैं। आज भी बहुत सारे समाज हमारे मातृसत्तात्मक हैं, जो कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ पे मातृसत्ता ही है। वेदों में अनेक ऋषिकाएं हैं जिन्होंने कि वेदों की रचना की। फिर सोचने की बात है कि हमें नारीवाद की, भारत जैसे समाज को या संस्कृति को नारीवाद की आवश्यकता क्यों हुई। उत्तर वैदिक काल के आने के साथ साथ धीरे धीरे समाज में स्त्रियों का महत्व कम होता गया, और अगर मार्क्स और एंगल्स के हम विचारधारा से देखें तो चूंकि वो जीविकोपार्जन से हटती गई और जो संपत्ति है वो पुरुष के हाथ में चली गई, तो स्त्रियां जो है वो एक दोयम दर्जे पर पिछड़ती चली गई। लेकिन मुगल काल के आने के साथ तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, अनेक कुरीतियाँ, और इन्हीं के साथ फिर स्त्री शिक्षा भी नहीं समाज में व्याप्त हो गई, और स्त्री जो है वो एकदम समाज के उस स्तर पे पहुंच गई जहाँ पे कि वह पशुवत हो गई, उसका एक मनुष्य के रूप में अस्तित्व ही नहीं रह गया। मान सकते हैं कि नवजागरण के आने के पश्चात स्त्रियों के पक्ष में कुछ काम शुरू हुए होंगे। तो भारत में यदि हम सैद्धांतिक रूप में नारीवाद को देखना चाहें तो उसी समय से हम देखते हैं। पहला, इसको भी 3 चरणों में हम देख सकते हैं। और कई अन्य लोगों ने सती प्रथा के विरोध में कार्य करना शुरू किया। राजा राम मोहन रॉय ने जब उनकी भाभी को सती किया गया और उनकी जो चीखें उनके कान पे में पड़ी, वो पूरी जिंदगी उससे व्यथित रहे, और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य बना लिया था कि नहीं, हमें स्त्रियों को इस कुरीति से मुक्त करना है। और यद्यपि उन्हें स्वयं अपनी माँ का बहुत विरोध करना पड़ा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे संस्कार समाज में बहुत गहरे बैठे होते हैं। फिर भारत में जब नारीवाद का हम दूसरा चरण देखते हैं तो 1915 हम मान सकते हैं, जबकि महात्मा गांधी के आग्रह पे बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों ने घर छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, और अनेक महिला संगठन इस समय निर्मित हुए थे। ये एक वास्तव में ये एक ऐसा दौर था जिसको हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा किया गया और सफल हुआ। फिर तीसरा चरण यदि हम लें तो स्वतंत्रता के बाद मान सकते हैं, जबकि नए मुद्दे हमारे सामने आए जिसमें संपत्ति में अधिकार है। अब स्त्रियां चूंकि बाहर निकल के कार्य कर रही हैं तो कार्य क्षेत्र में समानता, और विवाह एक हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा कि विवाह के पश्चात जो स्त्री की स्थिति है, इस प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रख के कार्य शुरू किए गए। बहुत सारे आंदोलन हैं जो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अनायास ही होते गए, जैसे चिपको आंदोलन है, जैसे ताड़ी विरोधी आंदोलन है, नक्सलवादी आंदोलन है, दहेज प्रथा के विरोध में संपत देवी का जो गुलाबी गैंग अभी भी वो अलाइव है, वो आंदोलन बहुत प्रमुख रहा, वो आंदोलन है। और अभी जो वर्तमान के कुछ आंदोलन हैं वो बताए गए आपको, शर्मा मैम ने बताए थे, तो मैं दोहरा नहीं रही हूँ। तो ऐसे, लेकिन अंतर क्या है कि ये जितने भी आंदोलन हुए हैं ये बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के, बस किसी ने इनिशिएटिव ले लिया, कोई आगे बढ़ गया और तुरंत उसका एक सकारात्मक प्रभाव सामने आया तो वो आंदोलन चल पड़ा। तो इस दृष्टि से भारत का जो नारीवाद है वो पश्चिम के नारीवाद से काफ़ी अलग है। और यदि हम उन नामों को देखें, मैं आरंभिक कुछ नामों की चर्चा आपसे करूंगी तो आपको ये स्पष्ट होगा कि कैसे। इसमें सबसे पहला नाम आता है सावित्रीबाई फुले का। स्त्री शिक्षा को लेकर जितना कार्य उन्होंने किया और उसमें उनका साथ दिया फातिमा शेख ने।
फिर ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें कि वो खुल के बताती हैं कि मतलब यहाँ तक कि विवाह पश्चात जो आभूषण धारण करने हैं, जो रस्में हैं, वहाँ से वो शुरू करके कैसे स्त्रियों को समाज में रहना चाहिए, कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। फिर चौथा नाम है पंडिता रमाबाई का। अब उनके नाम के आगे पंडिता लगा है। बंगाल में कलकत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शास्त्रार्थ में उस समय उनसे जीत सकता, इसलिए उनको पंडिता रमाबाई की संज्ञा मिली। कामिनी रॉय जो कि पहली बीए हम कह सकते हैं, स्नातक की डिग्री उन्होंने पाई। आनंदी बाई जोशी जो कि भारत की पहली डॉक्टर थी। सरला देवी चौधरी, इस पर भी एक पूरा उपन्यास है देवी चौधराइन के नाम से। दुर्गाबाई देशमुख, आज़ादी के समय हम उनके कार्यों को कैसे भूल सकते हैं। तो ऐसे बहुत से नाम, ये बहुत कम नाम है, मैंने बस एक वानगी के तौर पे आपके सामने रखे, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे लंबी पूर्व पीठिका हो। स्वतः स्फूर्त सेल्फ इंस्पिरेशन से ये सामने आई और इन्होंने समाज के लिए काम किया। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो एक वैश्विक और एक भारतीय नारीवाद है, उसमें कैसे कितने लहरें रही, कितनी वेव्स रही, और कैसे आंदोलन रहे और कैसे वो आगे बढ़ते गए। अब ये मैंने सिर्फ एक रेडिकल नारीवाद की चर्चा आपसे की थी, मैं सिर्फ नामोल्लेख करते हुए अपनी बात खत्म करूंगी कि कई तरह के नारीवादी आंदोलन हैं, जिसमें कि लिबरल है जिसको कि उदारवादी कहते हैं, फिर दूसरा रेडिकल है जिसको सुधारवादी कहते हैं, फिर तीसरा एक है जो फ्राइड से प्रभावित होकर जिसको मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद कहा गया। फिर मैंने मार्क्स और एंगल्स की चर्चा आपसे की थी, जो कि एक मार्क्सवादी या समाजवादी नारीवाद है। फिर उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद है। फ्रेंच फेमिनिज्म, जिसकी चर्चा मैंने दूसरी लहर के साथ की। और इस समय जो दो बहुत प्रमुख मुद्दे हमें देखने को मिल रहे हैं, एक है इको फेमिनिज्म यानी कि पर्यावरणीय नारीवाद, और दूसरा है एंग्लो एफ्रो फेमिनिज्म। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पहले विचार नहीं किया गया, और आजकल जो अकादमिया है, जिसको हम अपना शिक्षा जगत कह सकते हैं, उस अकादमिया में इन्हीं दो प्रकार के नारीवाद पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो ये तो एक इतिहास रहा नारीवाद का, लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी चीज़ें कहाँ तक समाज की सोच को बदल सकती हैं, और कहाँ तक मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं एक फिल्म से एक उदाहरण लेना चाहूँगी, पिंक में, जब ये कहा जाता है कि हमने अपनी लड़कियों को बहुत सिखाया, ज़रूरत है कि हम कुछ लड़कों को भी सिखा पाते तो शायद हमारा समाज जो है वो बराबरी में होता। तो मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार के लगातार आयोजन, और इसमें हमारे बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो वो शायद इन बातों से कुछ सीखें, समझें, और आगे आने वाला जो समाज है वो स्त्री के लिए उतना ही सुरक्षित हो जितना कि हमने कल्पना की।